मॉर्निंग। आप देख रहे हैं केपी फाउंडेशन। मैं पंकज सिंह। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करते रहिएगा लाइक, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बेहतर वर्क करते रहेंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा वॉल्यूम 4 सेट नंबर 3। और आपका एग्जाम जुलाई मंथ में होने जा रहा है। आपको किसी यूट्यूबर या टीचर से मैनिपुलेट नहीं होना है। अगर आप फेल करोगे तो सिर्फ आंसू आप अकेले में बहाओगे, आपको आंसू पूछने वाला कोई आने वाला नहीं है। तो आपको सिर्फ अपना मेहनत करना है। आपका मेहनत ही आपका दोस्त है, उससे बेहतर कोई दुनिया में है ही नहीं। तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। आप फेल करोगे फिर लोग कोर्ट ले जाएंगे, फिर नेता बनेंगे और आप क्या करोगे, सरकार को दोषारोपण करोगे या फिर अपने किस्मत पे। तो इन सब चीज़ों पे नहीं कर करके सिर्फ अपने मेहनत पे भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरुआत कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन से। किसी भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसके की पे फोकस किया जाता है। और की क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है। यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, तो बिल्कुल होता है, मुख्य अक्ष पर ही होता है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली अपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। स्टेटमेंट गलत है। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के बाद सभी अपतित किरण मिलती है, अभी गलत है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर के केवल 2 और 3। हालांकि गोलीय दर्पण को समझाने में थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा, उतना बन नहीं पाएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक परिपथ में एक 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोधक मतलब R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 3 ओम, R3 इक्वल टू 6 ओम एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ प्रवाहित होने वाले प्रभावी प्रतिरोध RE और धारा RI का सही मान है। तो यहाँ पे क्या है, R1 का मान 2 ओम दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/RE इक्वल टू मतलब 1/R1 या इसी करके जुड़ा होता है सब R2 और 1 + R3। तो यहाँ पे सबका मान तो दिया ही हुआ है 1/2 1/3 + 1/6। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6/6 कितना आ गया 1। RE का मान कितना आ गया 1 आ गया। और एक में यहाँ पे कितना दिया है 10 वोल्ट, तो 10/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा। RE का मान कितना है 1, RE का मान यहाँ पे 2 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा और 10 किसी में है ही नहीं, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो इसका आंसर ऑटोमेटिक हो गया बी नंबर। और यहाँ पे दे दिया है कि 10 एम्पियर, तो इसका आंसर हो गया बी। तीसरा ना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति बिल्कुल है, नहीं तो चंद्रमा अंतरिक्ष में चला गया होता। चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा, यह स्टेटमेंट सही है। नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की गति, ये स्टेटमेंट गलत है। और पूछ रहा था कि संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो केवल हो गया सी। ऐसा होता है कि नाभिक में कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो दोनों के प्रति क्या हो रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो आकर्षण बल इसको भी बोल सकते हैं, स्थिर वैद्युत बल भी इसको बोला जाता है। तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो वर्क नहीं कर रहा है। चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में यहाँ पे दिया है। मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर मुक्त पतन में है तो द्रव्यमान का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण वस्तु की गति के दिशा के विपरीत होती है, अभी गलत है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर मुक्त पतन में हो गया तो द्रव्यमान पर निर्भर थोड़े ना करेगा। तो इसका आंसर हो गया सी, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम के संयोजन के लिए सही है। तो संयोजन कैसे होता है, वही अभी बताया 1R1 R2 करके जोड़ा जाता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से क्या होता है, कम होता है। अब चलिए यहाँ 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित है। अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित है, तो पंचायतों की संरचना 243 फेमस है। अनुच्छेद 243 ए क्या कहता है, ग्राम सभा। और 243 डी क्या कहता है कि मतलब ग्राम सभा में सीटों का आरक्षण। और 243 ई क्या कहता है, पंचायतों का कार्यकाल। और 243 के जी कहता है शक्ति, प्राधिकार और दायित्व। और 243 का एच क्या कहता है, कर लगाने की शक्ति। मतलब पंचायत में जो आप कर लगा रहे हैं वो कितना है 243 का एच में। और 243 का आई है राज्य वित्त आयोग, मतलब राज्य वित्त आयोग। और 243 के क्या है, पंचायती राज का निर्वाचन।
12 नंबर सवाल है, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना 1 वर्ष का समय लेता है। कपास इसके बाद है, तो कपास कितना लेता है समय? 5 से 6 माह का। कपास कितना लेगा? 5 से 6 माह। इसके बाद पटसन है, 4 से 5 माह का समय लेता है। और इसके बाद जौ है, तो जौ लेता है 3 से 4 माह का समय। मतलब गन्ना के लिए कितना सेंटीमीटर तापमान होना चाहिए? 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और मतलब वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए? तो 75 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होना चाहिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 के। अब क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 6 दिसंबर 1946। और संविधान सभा का दूसरा बैठक मतलब इसी दिन चुना गया स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वह बिहार के हम लोग के स्टेट से ही बिलोंग करते थे। और 11 दिसंबर को चुना है मतलब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार का गौरव, वह भी हम लोग के स्टेट से बिलोंग करते थे। सोचिए कितना गौरवमय इतिहास रहा है हमारा। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 13 दिसंबर को देश प्रस्ताव पास होता है। चलिए अब है 14 नंबर क्वेश्चन, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय किया। दूरी कितना तय किए थे गांधी जी डंडा लेकर के? यही आपसे पूछ रहा है। तो यह तय किए थे 241 मील का दूरी तय किए थे। और यह बराबर क्वेश्चन पूछता है कि कब से कब तक चला? 12 मार्च से 6 अप्रैल। याद रखिएगा, मुंह पे एकदम फ्लुएंसी की तरह कोई पूछे तो फन से जवाब आपके मुंह से निकले। 12 मार्च से 6 अप्रैल दांडी मार्च चला। कितना समर्थक इनके गांधी जी के साथ थे? तो 78 समर्थक के साथ निकल गए गांधी जी डंडा लेकर के। और 12 मार्च से चले, 5 अप्रैल को एकदम नमक कानून, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिए। 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल, याद रखिए 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 आपको याद रखना है। और इसमें एक कमला देवी चट्टोपाध्याय महिला थी, वह गांधी जी को बोली कि हम महिला को दूर मत कीजिए, महिला भी इस आंदोलन में वापस आएगी भाई। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी। 15 नंबर है क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अबरक उत्पादन के लिए जाना जाता है? अबरक उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है? तो अजमेर को जाना जाता है अबरक उत्पादन के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन याद रखिए। बांग्लादेश के साथ सीमा लगता है 4096 सबसे अधिक। और बांग्लादेश के साथ कौन कौन राज्य लगता है? तो पश्चिम बंगाल लगता है, आसाम लगता है, मेघालय लगता है, मिजोरम लगता है और त्रिपुरा लगता है। 5 राज्य आपको याद रखना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगता है? तो ये बड़ा दुष्ट देश है, चीन है, 3488 किलोमीटर नया आंकड़ा के अनुसार। नेपाल के साथ लगता है 1751 किलोमीटर। और पाकिस्तान महाखत्म देश है, उसमें लगता है कितना 3323। ये भाई इसीलिए इसको लगे थे। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेशन भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ? तो यह साबित हुआ शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर, जो आज तक मतलब वही चल रहा है। और क्या होता है कि सर चार्ल्स जो वुड्स का डिस्पैच था, उस समय का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। उसको एक सुझाव पत्र भेजते हैं, वुड का डिस्पैच मतलब सुझाव पत्र भेजा गया, उसी को वुड्स का डिस्पैच बोला जाता है या घोषणा पत्र कहा गया। इसीलिए मतलब यह जो वुड का डिस्पैच है, यह एक व्यवस्थित है, संतुलित है, विस्तृत है और बहुआयामी है। इसलिए क्या कहा गया, भारतीय शिक्षा का इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजावत कर दिया गया था? खिजावत कर दिया गया था चित्तौड़गढ़। रानी पद्मावती संबंधित थी इसी से, झुकी नहीं, हार गया चित्तौड़, इसीलिए उसका नाम बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा का नाम था खिज खां, उसी के नाम पर रख दिया था खिजावत। चलिए 19 है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज, या जिसको राजगीर आज के डेट में हम लोग जानते हैं, राजगिरी आरंभिक राजधानी। बाद में फिर पटना पाटलिग्राम से पाटलिपुत्र बन गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का शासनकाल है 1926 से 1931। और ये सब महान व्यक्तियों को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को।
23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, 23 मार्च 1931 को। नंबर सवाल है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित के समानुपाती होता है। तो संवेग परिवर्तन का दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। मतलब न्यूटन का द्वितीय नियम में क्या पढ़ना है, F = ma पढ़ना है। फोर्स क्या होता है, मतलब असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। एम क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान मतलब मास होता है। और ए क्या होता है, वेग में परिवर्तन मतलब एक्सेलरेशन। मतलब कहने का मतलब है यदि बल अधिक है तो वेग तेजी से क्या होगा, बदलेगा, अधिक त्वरण उसमें होगा। मतलब यदि बल कम है तो वेग धीरे धीरे बदलेगा, मतलब कम त्वरण होगा। वेग परिवर्तन का दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस चीज को रट्टा मार लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान है। किस युग्म की इकाई समान है, तो कार्य और ऊर्जा का इकाई क्या है, समान है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। सीजीएस मात्रक कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, अर्ग होता है। और समान मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। 33 नंबर सवाल है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि इसका न तो ऊर्जा का न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सत्य के बारे में, तो सत्य के बारे में पूछा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी सभी स्थितियों और सभी प्रकार के रूपांतरणों के लिए मान्य है। ऊर्जा का बिल्कुल रूपांतरण हो सकता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, गलत है। रूपांतरण प्रक्रिया से पहले और बाद की कुल ऊर्जा अलग अलग होती है, गलत है। ऊर्जा का निर्माण उसे नष्ट किया जा सकता है, नहीं। तो इसका सत्य पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। ठोस का गुणधर्म क्या होता है, पहले आप उसको, क्या आपको पता है कि ठोस का गुणधर्म क्या होता है। तो ठोस का गुणधर्म है कि ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती है। कौन नहीं दर्शाता है, ये पूछ रहा है। अस्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट होता है। ठोसों का आयतन स्थिर रहता है, ठोसों का एक निश्चित आकृति होता है। और ठोसों में नगन संपीड़ितता, मतलब उसको दबाएंगे तो बहुत नाम मात्र के उसमें परिवर्तन आएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ देता है। अगर फेरस सल्फेट वियोजित हो जाता है तो पहला तो वो देता है फेरिक ऑक्साइड Fe2SO3, फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 देता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब फेरस सल्फेट मतलब वियोजित होता है, 3 भागों में विभाजित होता है। पहला फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको याद रखिए। और आगे है 41 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। तो लॉन्च किए कैसा, समाजवादी समाज बनाना चाहते थे, सभी की भलाई हो। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लॉन्च किए थे, 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल कब है, 1951 से 56 है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और इस योजना का राष्ट्रीय आय कितना था, 18%। और प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुआ था। कोई क्वेश्चन छूटा है क्या पीछे, नहीं हो तो गया, नहीं छूटा है। 42 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। बोनालू मनाया जाता है तेलंगाना में। बोनालू पर्व कहाँ मनाया जाता है, बोनालू पर्व है ना भाई साहब, एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो देवी महाकाली पर केंद्रित है। तेलंगाना का त्योहार कौन कौन है, बथुकम्मा महोत्सव। बथुकम्मा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना। मेद्राम जात्रा, दशहरा। अब चलिए 43 देखते हैं। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा मतलब अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। मतलब विधानसभा कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 500 से अधिक नहीं होना चाहिए विधानसभा सदस्य। 500 से अधिक विधानसभा सदस्य नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल कितना के तहत, 333 के तहत। और अनुच्छेद 170 में क्या प्रावधान है, किसी राज्य की विधानसभा में 500, किसी राज्य का विधानसभा में 500 और 60 से
कम नहीं होना चाहिए विधानसभा सदस्यों की संख्या, लेकिन अपवाद भी है। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, जस शैली नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जस शैली। सर्वोच्च न्यायालय कितना आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है 32 के तहत, और उच्च न्यायालय कितना के तहत करता है? तो 226 के तहत करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि भाई इसके अंतर्गत है कि गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाला जो अधिकारी होते हैं तो उसको कहा जाता है कि न्यायाधीश के सामने पेश कीजिए, आखिर क्यों बंद किए हैं। अगर आप ऐसे ही बंद कर दिए हैं तो फिर उसको छोड़ा जाएगा, और अगर गलती किया है तो फिर सजा भी दिया जाएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये हुआ। अधिकार परीक्षा का मतलब किसी भी संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं तो किस अधिकार से बैठे हुए हैं। और प्रतिषेध मतलब तो मनाही है ही। 45 है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था का स्थापना है? तो इसका हो जाएगा तीसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना का काल है 61 से 66। तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से? 1961 से लेकर के 66 है, और तीसरा पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य है। 46 है, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी, तो होंडुरास की है तेगुसिगल्पा। होंडुरास का राजधानी कहाँ है? तेगुसिगल्पा है। होंडुरास का मुद्रा का नाम क्या है? लेम्पिरा। होंडुरास का मुद्रा भी पूछता है बीएसएससी के एग्जाम में, तो याद रखिएगा होंडुरास का मुद्रा लेम्पिरा। और मोरक्को की राजधानी है रबात। मोरक्को का राजधानी है रबात। और घाना का राजधानी कहाँ है? तो अकरा है। और 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी आपको पहचान कर रहा है तो माउंट पोपा जो है मृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा। माउंट पोपा कहाँ का ज्वालामुखी है? तो माउंट पोपा है तो ये म्यांमार का ज्वालामुखी है। और सक्रिय ज्वाला माउंट फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजियामा कहाँ का है? तो ये जापान का है। और माउंट एटना कहाँ का है? तो इटली का है। अस्ट्राम्बेली ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। और अस्ट्राम्बेली ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है अस्ट्राम्बेली को। 48 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? सब लूसेंट विविध का सवाल है। उत्तर कोरिया 38वीं समानांतर रेखा, इसमें डिस्कस क्या करना है सबको पता ही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? जास्कर, तो जास्कर श्रेणी है ट्रांस हिमालय का भाग। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी जो है किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय के पार, मतलब हिमालय के पार, हिमालय से पहले वाला स्थिति। काराकोरम, जास्कर और लद्दाख तीनों है के पार। 50 नंबर है, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने का कारण क्या था? ऐसे तो अगर देखा जाए बेस तो रॉलेट एक्ट था, लेकिन तत्कालिक कारण अगर पूछा कि कारण क्या था, प्रारंभ क्यों अचानक हो गया, तो उसका आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऐसे रॉलेट एक्ट का ही सब परिणाम था, विरोध हो रहा था, उसी के दरमियान जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है और तुरंत स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन। प्रारंभ कर देते हैं गांधी जी 1 अगस्त 1920 से। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है असहयोग आंदोलन, और फिर चौरा चौरी कांड के बाद वापस भी इसको ले लेते हैं। और मतलब 13 अप्रैल 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसी समय निर्णय लेते हैं गांधी जी के अब असहयोग आंदोलन करेंगे। और जालियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है तो एक समिति का गठित किया जाता है, हंटर समिति। उसमें मतलब अंग्रेज सब बताया कि 379 लोग मरे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी एक मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में एक समिति गठित किया था। उसमें मदन मोहन मालवीय बताए कि 1000 व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। तो अंग्रेज सब शुरू से ही थोड़ा सा गलत हम लोग के साथ करते ही आया है। 61 नंबर सवाल है, बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें इसका एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n इक्वल टू कितना होता है? n इक्वल टू 2। तो 2 इंटू n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो गया? 8। बस याद रखिएगा, बोर मॉडल का द्वितीय ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन का अधिकतम मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। इसका आंसर हो गया 8। अब सवाल है 62, क्या है कि C2H2, C2H4 और C2H6 हाइड्रोकार्बन के समूह से संबंधित हैं। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो, इसको याद रखिएगा कि C2H2 होता है एल्काइन, C2H2 एल्काइन, C2H4 एल्कीन और C2H6 एल्केन हाइड्रोकार्बन होता है।
इसको आप याद रखिए विदाउट कंफ्यूजन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धातुओं के पतले तारों में खींचने की क्षमता को परिभाषित करता है, मतलब इलास्टिसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो तन्यता होता है, एक होता है तन्यता और एक होता है आघात वर्धता। तो तन्यता होता है कि धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उनको क्या करते हैं, खींच करके पतले तारों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, मतलब तन्यता। एक होता है आघात वर्धता। आघात वर्धता क्या होता है, धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उनको पीट करके क्या करते हैं, पतली चादरों में बदल देते हैं। तन्यता का में कौन कौन आ जाता है, तो तन्यता में आ जाता है कॉपर, लोहा, सोना, चांदी, ये सब तन्यता है। और पीट करके पतला चादर जिसको आघात वर्धता में बदला जा सकता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, ये सब को पीट करके पतले चादर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, आघात वर्धता। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। 64 है, अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको पहचानना है, सही पूछ रहा है। तो इसमें अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, हाइड्रोजन का योग हो जाता है। एक होता है अपचयन और एक होता है उपचयन। उपचयन, तो अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा। उपचयन में ऑक्सीजन का योग हो जाता है, उपचयन में ऑक्सीजन का योग हो जाएगा। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है अपचयन में, और उपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का इसमें लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा, और इसमें क्या होता है, उपचयन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हानि होता है। तो यह ध्यान रखना है। 65 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की समान दोष है। समान दोष कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। 71 है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को धर्म कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, अबुल फजल, क्योंकि दीन ए इलाही का जो प्रार्थना पत्र था वह अबुल फजल ने तैयार किया था। दीन ए इलाही का स्थापना कब किया गया था, 1582। दीन ए इलाही पूछ रहा है 1582। 1582 में दीन ए इलाही का स्थापना करता है। और इबादत खाना का स्थापना कब होता है, 1575। इबादत खाना में क्या होता है कि अकबर जानना चाहता था कि आखिर लोग धर्म के लिए लड़ते क्यों हैं। सारे धर्मों को लोगों को बुला करके एक बहस करता था कि आप अपने धर्म का विशेषता बताइए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आते थे। और पुर्तगाली को लगा था कि हम अकबर को इन्फ्लुएंस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहानी थोड़ा लंबा है, लेकिन याद रखिएगा, कहा था कौन, अबुल फजल। 1582 में इसका प्रार्थना पत्र भी यही तैयार किया था, एग्जाम में पूछता है। और इबादत खाना का स्थापना 1575। 72 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। इसका स्थापना कब किया गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, तो 1945 में किया गया। और इसमें कितना न्यायाधीश होते हैं, तो न्यायाधीश की कुल संख्या होता है 15। और कार्यकाल इनका कितना होता है, तो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलिए 73 नंबर सवाल है, कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें हो जाएगा स्वीडन। 1991 में स्वीडन और ब्रिटेन 1991 में कार्बन टैक्स लगाया। और सबसे पहले लगाया था फिनलैंड 1990 में। सबसे पहला अगर इसमें फिनलैंड होता तो फिनलैंड आंसर हो जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्वीडन हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो यह उदाहरण है वस्तुओं और सेवाओं पर कर, मतलब जीएसटी। जीएसटी भारत में कब आया है, तो 1 जुलाई 2017 1 जुलाई 2017 को आया है। चलिए सबसे पहला ऐसे जीएसटी लगाने वाला प्रथम देश कौन है, तो फ्रांस। कब लगाया था, 1954 में। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं। तो इसमें ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है और जिला परिषद है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। तो देश की अखंडता तो सर्वप्रथम है, नागरिकों को न्याय भी मिलेगा, स्वतंत्रता भी मिलेगा और समानता भी मिलेगा। तो इसका अकॉर्डिंग मतलब ऑप्शन हो गया उपरोक्त में से एक से अधिक। संविधान में क्या है, प्रस्तावना में 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। 5 प्रकार का स्वतंत्रता एग्जाम में पूछता है। 3 प्रकार का न्याय है और 2 प्रकार का क्या है, समानता है। 2 प्रकार का 5 प्रकार का क्या है, स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय और 2 प्रकार का समानता है।
एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि कितने तरह का प्रस्तावना में कितने तरह का न्याय का चर्चा किया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, याद रखिएगा, एकदम मुंह पे रखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 तरह का न्याय का चर्चा किया गया है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 77 है, वायुमंडल के किस परत को तापमान सबसे कम होता है? वायुमंडल के किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है। 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों को सही क्रम है? ये बहुत बार एग्जाम में से अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करेंगे तो इस तरह का सवाल आएगा, आपको डील करना है उसको। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है? क्षोमंडल, इसके बाद होता है सप्ताप मंडल, इसके बाद होता है मध्यमंडल, इसके बाद होता है तापमंडल, इसके बाद होता है बहिर्मंडल। तो याद रखिए, क्षोमंडल, सप्ताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। बहुत बार यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 79 है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो हम लोग गरीब राज्य हैं, इसीलिए लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, बिहार। 80 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने का इनकार कर दिया था? चौकीदार हम लोग तो मौका खोजते हैं कि भाई कुछ ऐसा हो। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है और चौकीदारी कर देने से हम लोग कहते हैं कि नहीं देंगे, कर क्या करोगे। चलिए अब आगे देखते हैं। साबुन के अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जल विरागी सिरा पानी के अणुओं के साथ परस्पर क्रिया करता है, गलत है। साबुन के अणुओं का कोई सिरा नहीं होता, यह भी गलत है। जलरागी सिरा हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, यह भी गलत है। साबुन के अणुओं के 2 सिरा होते हैं, बिल्कुल 2 सिरा होता है। एक जलरागी होता है और दूसरा जल विरागी होता है। पिछला सेट में भी यह क्वेश्चन आया हुआ था। जल विरागी मतलब जल से बैर करता है, यह क्या करता है? गंदगी और तेल में घुल जाता है। और जलरागी जल में रहता है, इसी प्रकार दोनों मिलकर के सफाई कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 92 नंबर सवाल है, छोटी आंत में अंकुर का कार्य। छोटी आंत में अंकुर का कार्य, छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। अवशोषण क्या करेगा? सतह क्षेत्र को बढ़ा देगा, बिल्कुल सही है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत का भाग निम्नलिखित में से कौन है? तो छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। पहला तो ग्रहणी होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। याद रखिए तीनों, ग्रहणी, इलियम और जेजुनम। और इसमें 3 तरह का मतलब एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेस, प्रोटीएस और लाइपेस। मतलब एंजाइम 3 तरह का और भाग भी 3 होता है। भाग ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, और एंजाइम होता है एमाइलेस, प्रोटीएज और लाइपेस। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सिकुड़ता और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है? इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशियां। 94 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे? तो लंबा पौधा और बौना पौधा और गोल बीज और झुरीदार बीज। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 95, कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अवायवीय श्वसन द्वारा पायरुवेट की किस में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है। मतलब ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, इसलिए दर्द करने लगता है, पैर थकाव हो जाता है, थकान हो जाता है। अब 101 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ ताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह बेगूसराय में स्थित है। इसको रामसर साइट का दर्जा कब मिला था? 2020 में, नवंबर 2020, याद रखिए। और नागिनट्टी को भी मिला है रामसर साइट का दर्जा बिहार में। और भारत में भी रामसर साइट का संख्या कितना है? तो 89 है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में 20 है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 है। उत्तर प्रदेश में 10। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे छोटा रामसर साइट कौन है? तो रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश। और सबसे बड़ा रामसर साइट तो सुंदरबन डेल्टा। चलिए अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 68, 7 से 97, 25 कहाँ गया? बी नंबर है, इसका हो जाएगा बी नंबर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214। और पूरब से पश्चिम कितना विस्तार है? 2933। अंशांशीय विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब उत्तरी अक्षांश। चलिए 103 नंबर है, पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? पेसो है किसका मुद्रा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्यूबा हो जाएगा। इसे पेसो है। कोलंबिया का भी मुद्रा है पेसो, फिलीपींस का भी मुद्रा पेसो है। 3 देश का मुद्रा है। पेसो क्यूबा का है, कोलंबिया का है और फिलीपींस का है। चलिए 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों का आयकर का एक स्रोत है? आयकर का एक ही स्रोत है, इसमें लेवी शुल्क लेवी लेता है। 105 नंबर है, वर्तमान में कुल
कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो अभी वर्तमान में कितना है आपको बताना है। तो यह है 11 शास्त्रीय भाषा। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में किसको मिला था? 2004 तमिल को। इसके बाद संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, ओडिया 2014, इसके बाद मराठी 2024, पाली 2024, असमिया 2024, प्राकृत 2024 और बंगाली 2024। 2024 में मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और बंगाली नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में सब दिया गया है 3 अक्टूबर 2024 को। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्य घराने के प्रतिपादक थे। तो एक कैराना जिला है, मतलब कैराना जगह है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला में। तो गंगूबाई हंगल, प्रभा अन्य सब यह किराना घराने से संबंधित हैं। किराना घराने से संबंधित हैं हीराबाई बरोडकर, बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, ये सब किराना घराना से संबंधित हैं। 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित, बिल्कुल यह सही है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री 66.5 अक्षांशों के बीच, यह भी सही है। और 66.5 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव, मतलब उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है? खारे पानी का झील कौन है? तो यह चिल्का झील है। 109 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो महान शासक बाबर भी कहा था कि भारत में सबसे बड़ा महान शासक कृष्णदेव राय के बारे में। यह तुलुक वंश के शासक थे और इनका शासन काल कब से कब तक है? 1509 से 1529, याद रखिएगा, तुलुक वंश से संबंधित। 110 नंबर है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? द स्पिरिट ऑफ द लॉ, तो यह लिखा है मोंटेस्क्यू। सोशल कंट्रैक्ट रूसो लिखा है, और सोशल कंट्रैक्ट रूसो। और वाल्टेयर का पुस्तक है लेटर्स ऑन इंग्लिश। आगे देखते हैं, को समानता ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। तो ब्रेड मोल्ड कहा जाता है राइजोपस को। ब्रेड मोल्ड किसको कहा जाता है? राइजोपस को कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड क्या होता है? समान, मतलब कवक होता है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या है? कवक है। 122 से पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यदि पराग को यह स्थानांतरण एक ही फूल में होता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है स्वपरागन। 123 से कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है एवं कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो इसका हो जाएगा साइटोकाइनिन। 124 है, परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको सही कथन का पहचान करना है। तो धमनियां वो वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, तो यह तो सही हो गया। धमनियों की दीवार पतली और लोचदार होती है, गलत है। शिराओं में कपाट होते हैं जो सुनिश्चित करता है कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, यह भी सही है। तो 1 और 3 हो गया। तो 1 और 3 कहाँ है? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 125 है, निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग हैं? पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग जो है आपको तो दिखाई दे रहा होगा, शुक्रवाहिका और वृषण कोष, गर्भाशय, डिंबान, ये सब क्या करेगा पुरुष में। 132 नंबर सवाल है, गॉडगिल फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना से लागू किया गया था? तो गॉडगिल फार्मूला आया भाई साहब चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का काल है 1969 से 74। 1969 से 74 इसका काल है। और गॉडगिल फार्मूला योजना का उद्देश्य क्या था? विकास में स्थिरता, आत्मनिर्भरता और प्रगति का सुनिश्चित करना था। 133 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में गोबर से मीथेन बनाने वाली योजना का नाम क्या है? तो गोबर से मीथेन बनाएगा गोवर्धन योजना। चलिए, डोमिनिका की राजधानी कहाँ है? डोमिनिका का राजधानी रोसोऊ। डोमिनिका का राजधानी कहाँ है? रोसोऊ। 135 है, मैक्सिको की मुद्रा का नाम क्या है? मैक्सिको का मुद्रा का नाम क्या है? मैक्सिको का मुद्रा है पेसो। फिलीपींस, कोलंबिया, मैक्सिको, ये सब का मुद्रा का नाम क्या है? पेसो। 136 है, बिहार राज्य का कौन सा जिला प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना बिहार में शीर्ष स्थान पर है? तो यह शीर्ष स्थान पर कौन है? भागलपुर है। इस योजना का शुरुआत किया गया था 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले देखभाल और स्तनपान करने वाले माताओं को पोषण सहायता प्रदान करना। 137 है, संस्कृति का 5वां अध्याय, संस्कृति का 5वां अध्याय नामक पुस्तक में किनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए भाषणों का संकलन है? तो नरेंद्र मोदी। इसमें 34 भाषणों को संकलन किया गया है। 34 जगह जाकर जो भाषण किए हैं उसी का संकलन है।
138 है, आईपीएल के इतिहास में डेब्यू करने वाला बिहार का सबसे युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 में किस टीम से खेलते हैं? तो राजस्थान रॉयल्स। यह बिहार के समस्तीपुर के ताजपुर से हैं, समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। इसके पहले कहाँ था? हिमाचल प्रदेश। सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश। इसका जो लंबाई है 14.58 किलोमीटर, 14.58 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश वाला का कितना था? 10.4 किलोमीटर। 140 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किन दो प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बी और सी। चलिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करते रहिएगा लाइक। जितना लाइक और सब्सक्राइब होगा उतना बेहतर आपके लिए हम काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे आपसे हम किसी दूसरे वीडियो के साथ। मैं पंकज सिंह।